आपने शिक्षा जैसे क्षेत्र को चुना, जिस क्षेत्र में किसी सरकार को कामयाबी नहीं मिली, इसके पीछे कोई खास मकसद? मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, तो वहाँ मैंने पढ़ते हुए देखा कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, वो कहीं पहुँच नहीं पा रहे, गांव तक जानकारी नहीं पहुँच रही। ये तो भला हो इंटरनेट का, गांव के लोग कैसे सफल हो। मेरी इस मुहिम का वही लक्ष्य है। कमी आज भी कहाँ देखते हो आप? क्यों गाँव के बच्चे उस मुकाम को हासिल करने से चूक जाते हैं जिसके वो काबिल है? पैसे ना होने के कारण, अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण, जानकारी ना होने के कारण उनको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। अगर उनको ये पता लग जाए कि जाना कहाँ है, मुकाबला बराबर का होगा। ये तो कुछ ऐसा मुकाबला हुआ कि एक आदमी दोनों टांगों पे दौड़ रहा है और एक आदमी की एक टांग आपने बांध दी है। इतना स्टाफ आपने रखा हुआ है, फ्री कोचिंग देना, फ्री एजुकेशन लड़कियों को देना, वो भी सरकारी कॉलेज को आपने चुना, ये क्या प्रोस्पेक्टिव था? इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा दलित कोई है, अंडर प्रिविलेज्ड है टू बी प्रिसाइज, वो लड़कियां हैं। उनको एक मौका मिलना चाहिए कि वो कुछ नया कर लें। मैं एक बार उस कॉलेज में गेस्ट गया हुआ था, उन बच्चियों की आंखों में कमाल चमक है सर। आप जब उनकी आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो 2 मिनट के अंदर या तो आप रोने लग जाओगे या आप बहुत खुश हो जाओगे कि ये कितना टैलेंट है। डिफिकल्ट नहीं लगता कि यार मैं इंजीनियर होके मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों को मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ? मुझे एक मौका ये मिला कि मैं किताबों में रहा हूँ। मैंने तो कभी सिविल सर्विसेज का फॉर्म नहीं भरा था और मैं पढ़ाता था। जो आप कोचिंग दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इसको लेकर गोल क्या है डॉक्टर अनिल सिंह घानिया? मैं आपको इस पॉडकास्ट पे आपको वादा करके जा रहा हूँ कि अगला 1 साल बाद जब पॉडकास्ट करने आऊंगा आपके पास, तो 1000 बच्चों की फौज आपके बाहर लेके आऊंगा। क्या बात है। एजुकेशन को आज की तारीख में कॉर्पोरेट बिजनेस के तौर पर देखा जाता है। एजुकेशन को जिन लोगों ने ये कॉर्पोरेट कल्चर बनाया, उनका इन्वेस्टमेंट एक गवर्नमेंट स्कूल से बहुत कम होता है किसी भी प्राइवेट स्कूल में। फिर भी कॉर्पोरेट कल्चर का स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। क्या रीजन देखते हैं इसके पीछे? एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट को अगर आपको कह दिया जाए, क्योंकि आप खुद शिक्षाविद भी हैं, क्या सुझाव देंगे प्लीज? आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, जिन्होंने पूरे देश के बड़े बड़े शहरों को छोड़कर, मेट्रो सिटीज को छोड़कर करनाल को चुना। जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है डॉक्टर अनिल सिंह घानिया। शायद आपने उनका नाम ना सुना हो, लेकिन अगर उन्हें सुनना शुरू करेंगे, उनके बारे में गूगल में एक बार सर्च जरूर करेंगे कि आखिर कौन है डॉक्टर अनिल सिंह घानिया, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम करने की कोशिश की कि वो और युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन सके। ऐसी कोशिश की कि उनकी जो प्रेरणा है वो दूसरों के लिए क्रांति बन सके। मेरे साथ है डॉक्टर अनिल सिंह घानिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है। शुक्रिया आकर्षण जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो डॉक्टर अनिल सिंह घानिया कौन है? डॉक्टर अनिल सिंह घानिया कहाँ से आए हैं? डॉक्टर अनिल सिंह घानिया कहाँ के रहने वाले हैं? कौन है डॉक्टर अनिल सिंह घानिया? मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, वहीं के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। पढ़ने में ठीक ठाक था, गुरुओं का आशीर्वाद था और परमात्मा ने रास्ता दिखाया। और 10वीं क्लास में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि इस गांव में शायद इस पोटेंशियल के लिए जगह नहीं है, तो मैं आपके शहर करनाल की शरण में आया। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद कुछ नौकरियों के साथ साथ मैंने एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम है यंग इंडिया लीडरशिप। वो देश की टॉप 10 सेफोलॉजिस्ट कंपनियों में से एक है और देश में 10-12 स्टेट्स में और 2 आम चुनाव में हमने काम किया। और भारतीय राजनीति को समझते हुए, चुनाव के काम को समझते हुए हमने उस क्षेत्र में भी अच्छा करने का प्रयास किया। वहाँ अच्छा प्रयास करते करते देश घूमने का मौका मिला। देश घूमते घूमते देश की समस्याओं का ज्ञान हुआ। उसमें से एक समस्या शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, जिसमें मुझे लगा कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनको कामयाबी का रास्ता नहीं पता। बहुत सारे लोग सिर्फ उनको यही नहीं पता जाना कहाँ। उनमें सारी पोटेंशियल है, वो कहीं भी पहुँच सकते हैं, पर गाड़ी में पूरा तेल है, गाड़ी का इंजन बहुत बढ़िया है, तेल की टंकी फुल है, टायर नहीं है, किंतु स्टार्ट करने के बाद सब कुछ है। स्टार्ट करने के बाद पहुंचना कहाँ ये नहीं पता। तो काम करते करते लगा कि इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करने लगा। थोड़ा बहुत जो काम कर रहा हूँ वो आप लोगों के सामने। तो आपने कहा कि आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, तो
जहां तक मैं जानता हूँ कि करनाल में तो अनिल सिंघानिया के नाम से किसी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं किया, तो मूल रूप से कहाँ से है? क्योंकि जब सिंघानिया शब्द जुड़ता है, मैं फिल्मों में देखता हूँ कि बड़े बड़े जो यार्ड्स हैं, बड़ी बड़ी जो राजस्थान की रियासतें हैं, उनके जो सर्वा हुआ करते थे वो सिंघानियाज होते थे। तो डॉक्टर अनिल सिंघानिया कहाँ से हैं? देखिए, ये जो टाइटल है ये मेरे गांव को समर्पित है। मेरा गांव जींद जिले में है, सिंघाना, और ये महाराजा और ऋषि, श्रृंग ऋषि की धरती है, देवभूमि इसको बोला जाता है। मैं वहाँ पैदा हुआ और एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी साथ में अध्यापन का काम करते थे और मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई की है, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। और वहाँ पर गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, वहाँ पर लोगों ने मुझे एक माहौल दिया, परिवार का माहौल पढ़ने पढ़ाने के लिए ठीक था। पास आउट वहाँ से है? मैं पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक वहाँ पढ़ा और वहाँ से मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। फिर मैं आपके शहर करनाल में आया और करनाल ने मुझे अपना लिया। और करनाल की एक खूबी है कि किसी को भी अपना लेते। यस, करनाल में कोई भी आके ना चुनाव लड़े उसको भी अपना लेता है। देखिए, इस विषय में तो आप बेहतर जानते हैं, किंतु ये करनाल अपना लेता है। करनाल का नेचर कमाल का है। हाँ बिल्कुल, तो स्वागत करता है। बिल्कुल सर, मैं बहुत सारे उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने 16-17 साल के लड़के को करनाल में बहुत कुछ दिया, पढ़ने की जगह दी, बैठने की जगह दी, मंचों पे जाने की जगह दी। मैं थोड़ी बहुत गीत कविता करता हूँ, उनको सुनाने का मौका दिया। और सांस्कृतिक तौर पर करनाल बहुत सुदृढ़ है। तो उस समय के जो लोग काम कर रहे थे, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। शायद उन लोगों ने बोलने का मौका दिया, तभी मैं आपके साथ बात करने के लिए आज यहाँ पहुँचा हूँ। आप, जहाँ तक मैंने आपके बारे में देखा है, जानता हूँ कि आप मुंबई, कैलकाटा, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, आपके अच्छे लिंक्स हैं सभी जगह पे। लिंक्स मतलब कि आप वहाँ पे रियल एस्टेट का काम कर सकते थे, क्योंकि पॉलिटिकल भी आप लोगों के साथ पॉलिटिकली भी जुड़े हुए हैं। लेकिन आपने शिक्षा जैसे क्षेत्र को चुना, जिस क्षेत्र में पिछले लगभग 75 साल से, जब से देश आजाद हुआ 78 साल से, किसी सरकार को कामयाबी नहीं मिली। सब लोग इस पे बहुत दावे करते हैं, वादे करते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जहां सरकारी स्कूलों की पहले थी आज भी वही है। फिर भी आपने उसी क्षेत्र को चुना, इसके पीछे कोई खास मकसद? खास मकसद, मैंने ना मेरी बातचीत में आपको बताया कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। सरकारी स्कूल के अपने चैलेंज हैं। सरकारी स्कूल में जब कोई बच्चा पढ़ता है तो अलग अलग तरह के लोग साथ पढ़ते हैं। मतलब हम लोगों की पढ़ाई भी दो तरह की हो जाती है। तो वहाँ मैंने पढ़ते हुए देखा कि इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, वो कहीं पहुँच नहीं पा रहे हैं। वो मेरा निजी अनुभव था। उसके बाद चुनाव प्रबंधन के कार्य में पूरा देश घूमा, वहाँ के गाँव को देखा। अब भी अगर आप पिछले 10 साल की लिस्ट उठा के देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में हमारे गांव के बच्चों की कितनी भूमिका है या कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, आप देखोगे 5-7% से ज़्यादा नहीं है ऑल इंडिया लेवल पे। जब हरियाणा की बात आएगी तो शायद ये 20-22-25% हो सकता है, किंतु ऑल इंडिया लेवल पे नहीं है। तो वो एक मुझे हमेशा एक लूप होल दिखा है कि जिस पे काम कर। देखिए, गाँव पिछड़े हुए नहीं है, गांव तक जानकारी नहीं पहुंच रही है। और ये तो भला हो, ये तो भला हो इंटरनेट का। ये जो 10 साल में इंटरनेट आया, इंटरनेट गांव में पहुंचा, इंटरनेट ने गांव में पहुंच के बच्चों को ये बताया कि ये हो रहा है। गांव के कुछ बच्चों ने कोशिशें की, फिर समस्या याद, जो जिन बच्चों ने कोशिशें की वहाँ के एग्जाम्पल बने, किंतु काम के लिए उनको भी गांव से बाहर आना है। वो वापस गांव को सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि रोटी का मसला है, पेट का मसला है, और बड़े बड़े लोन्स हैं। तो वो शहर में है, शहर में अपने आप को स्थापित किया, तो उनकी पूरी एनर्जी उस स्थापना में चली गई। गांव फिर वहीं रहे। व्हाट अबाउट नेक्स्ट जनरेशन? तो गांव कैसे सफल हों, गांव के लोग कैसे सफल हों, गांव में हर एक बच्चे को वो कैसे मिले जिसके वो काबिल है। मेरी इस मुहिम का वही लक्ष्य है। और मैं बिल्कुल एक छोटी सी बात बता दूं, मैं जब क्लास में पढ़ता था, क्लास पहली से लेकर क्लास 10वीं तक, मेरा एक साथी था शमशेर। अमूमन मैं पहले नंबर पे आता, वो दूसरे नंबर पे आते। कंपटीशन था। मेरे को उस समय भी एक बात समझ थी कि मैं पहले नंबर पे नहीं हूँ,
वास्तविकता में वही पहले नंबर पे था जिसको कागज दूसरे नंबर पे दिखाते थे। मैं एक ऐसे घर से पैदा हुआ जहाँ पर ज़मीन का टुकड़ा ठीक है, खेती ठीक है, पहनने के लिए कपड़े ठीक हैं, मेरे पिताजी के पास सरकारी नौकरी है, लिंक्स ठीक है, उन्हें उस समय की बात कह रहा हूँ, सब कुछ ठीक था। शमशेर के घर में लाइट नहीं थी, शमशेर के घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, तो भी वो शमशेर उस क्लास में दूसरे नंबर पे आ रहा था। मुझे हमेशा ये लगता था कि शमशेर बहुत बड़ी चीज़ बनेगा, किंतु वक्त के थपेड़े देखिए, किंतु आज परमात्मा ने मुझे एक ठीक मुकाम पे पहुंचाया। शमशेर मेरे से बड़ा टैलेंट होके वहीं गांव की गलियों में कहीं गुम हो गया, और शायद उनकी कोई पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई ऑफिशियली। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, मेरे पास ऐसे बहुत, आपके पास भी होंगे कि आपको लगता हो यार वो आदमी बहुत टैलेंटेड था, किंतु ना दिशा मिली ना दशा मिली, और वो टैलेंट केवल वो शमशेर का नुकसान नहीं है, वो मेरा नुकसान है, वो उसके परिवार का नुकसान है, वो सोसाइटी का नुकसान है, वो देश का नुकसान है। तो मैं जो आज आपने बात कही, मैं क्लास में सबसे आखिरी पंक्ति में बैठता था, पंक्ति नहीं, मैं आखिरी बेंच पे बैठता था। मुझे आज आपकी बात से एहसास हुआ कि जो मेरी क्लास का टॉपर था, मैं नाम नहीं लूंगा, जो मेरी क्लास का टॉपर था वो आज उन्हीं गांव की गलियों में घूमे। कल मेरी उससे 6 साल बाद बात हुई, तो वो कह रहा था कि मैं खेत खलिहानों में हूँ, आजकल जीरी वीरी कुछ लग रही है। तो आप सोचिए कि जो आपने बात बोली आज मुझे वो क्लिक कर रही है, और कितने ही लोगों को क्लिक कर रही होगी कि वो टॉपर नहीं होंगे लेकिन आज वो टॉपर है। स्कूल में टॉपर नहीं होंगे लेकिन जो स्कूल में टॉपर थे आज वो गुम हो चुके। बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो डॉक्टर साहब, ऑब्जर्व क्या किया आपने, कमी कहाँ पे है? ये तो आपने कहा कि भला हो इंटरनेट का, भला हो सोशल मीडिया का, कि आज बच्चे सर्च करते हैं, गूगल पे जाते, बहुत कुछ मिल जाता है। आज भी अगर इंटरनेट ना होता, क्योंकि इंटरनेट पे अगर क्रांति आई है, पॉलिसीज की वजह से आई है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से आई है, कंपटीशन की वजह से आई है, कमी आज भी कहाँ देखते हो आप? क्यों गांव के बच्चे उस मुकाम को हासिल करने से चूक जाते हैं जिसके वो काबिल हैं? 2 तरह का भारत है सर। आप पीजीआई चंडीगढ़ जाइए, अगर आपके पास किसी का फोन नंबर नहीं है और आपकी बीमारी पहले स्टेज की है, आपकी बीमारी लास्ट स्टेज पे पहुंच जाएगी, आपका नंबर नहीं आएगा। अगर आपके पास किसी का फ़ोन नंबर है, किसी एमपी एमएलए का, आप फ़ोन कराइए, आप अपना इलाज उसी दिन करा सकते हैं। आप मेदांता में जाइए, आपके पास पैसे हैं, आप पैसे दीजिए, आप अपना इलाज कराइए। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बड़े बड़े शहरों में हैं। अगर आपके पास पैसा है, आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, उसको वो जानकारी दीजिए जो वर्तमान कंपटीशन की ज़रूरत है। दूसरा भारत है मेरे गाँव का। उस गांव में, उन गांव में मैंने कहा कि एक तो जो लोग कामयाब हो गांव से बाहर चले गए, तो गांव का अगली जनरेशन का बच्चा किससे पूछे, पहली बात। दूसरी बात, माता पिता के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। अगर पूरे गांव का आप देखोगे तो हर एक व्यक्ति के पास वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग खेती और मजदूरी मनरेगा पर ही डिपेंडेंट है। पैसे ना होने के कारण, अपॉर्चुनिटी ना होने के कारण, जानकारी ना होने के कारण उनको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है। अगर उनको ये पता लग जाए कि जाना कहाँ है तो मुकाबला बराबर का होगा। ये तो कुछ ऐसा मुकाबला हुआ कि एक आदमी दोनों टांगों पे दौड़ रहा है और एक आदमी कि एक टांग आपने बांध दी है या एक टांग पे कुछ बांध दिया, फिर क्या आप कह रहे हो कि मुकाबला करो। हमारे यहाँ बहुत सारे विषय ऐसे जिनके टीचर्स नहीं है स्कूलों में। आप साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, टीचर नहीं है। मैं अपने जीवन की बात बताता हूँ, आपको हैरानी होगी जान के। मैंने लेटर ऑन इंजीनियरिंग किया, लेकिन क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक साइंस का टीचर अवेलेबल नहीं था। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मेरे पास साइंस का टीचर अवेलेबल नहीं था। और आप टॉपर थे। अब मेरा ये हाल है कि मुझे साइंस नहीं आता, तो इस लाइन में अंतिम व्यक्ति को क्या आता होगा? तो उसको तो आपने फेयर अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हर एक आदमी को सरकारी नौकरी में सिलेक्ट होना ही कामयाबी है, या हर एक आदमी बिजनेस ही कर ले तो कामयाबी है। हर एक आदमी को उसके हिस्से की कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। ये बड़ी बात है। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया आपको, कि आपके पास जो टैलेंट है, आपका जो अंदर से निकलने वाली वेव्स हैं, वो करोड़ों रुपए कमाने की क्षमता रखती है। लेकिन आपने बड़े बड़े शहरों को छोड़ के करनाल जैसे शहर में एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने की कोशिश करा। पिछले दिनों जब मैं आपके ऑफिस में आया
तो मैंने वहां पे देखा कि आपने सरकारी कॉलेज की लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे कोचिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। ये क्या आइडिया है? अब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हो सकता है भविष्य में उसी से बहुत पैसा कमाना हो, लेकिन इतना स्टाफ आपने रखा हुआ है, फ्री कोचिंग देना, फ्री एजुकेशन लड़कियों को देना, वो भी सरकारी कॉलेज को आपने चुना, ये क्या प्रोस्पेक्टिव था? इसमें आपने 2 सवाल पूछे, मैं दोनों का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि करोड़ों का कमाई और कर सकते थे। हाँ, परमात्मा ने हर प्रकार की दी भी है। अब एक समय के बाद है ना, आप पैसे खा नहीं सकते। खानी तो रोटी है, 2 रोटी का जुगाड़ परमात्मा ने दिया हुआ है। शिक्षा में आने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये जो 2 रोटी है ना, इसको बांटा जाए और अधिकतम लोगों तक पहुंचा जाए। दूसरा सवाल है कि कुछ बिटियां मेरे पास पढ़ रही हैं। मैं पिछले 5-10 साल से 20, 15, 17 साल से कुछ इस तरह का काम करता हूं। ये बस आपको पता लग गया। मैं सरकारी स्कूल में गया हुआ था, सरकारी कॉलेज में गया हुआ था, तो मेरा हमेशा मानना है कि लड़कियों को इस दुनिया का अगर सबसे बड़ा दलित कोई है, अंडर प्रिविलेज्ड है टू बी प्रिसाइज, वो लड़कियां हैं। लड़कियों को हमने ना पूरा आसमान दिया, ना पूरी धरती दी। लड़कियों को हमने बराबर के मौके नहीं दिए, तो आज भी नहीं मिल रही। हाँ, तो नहीं दिए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब वो जो लड़कियां कॉलेज तक आ गई हैं, उनको एक मौका मिलना चाहिए कि वो कुछ नया कर लें, वो कुछ बड़ा कर लें। वो अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लें। अब वो बिटियां बिजनेस तो कर नहीं सकती हैं, वो बच्चे कुछ और प्राइवेट नौकरियों में अपॉर्चुनिटी इन छोटे शहरों में है नहीं, माता पिता दूर के शहर में भेजता नहीं है, तो एक ही अपॉर्चुनिटी बचती है कि वो सरकारी नौकरी की तैयारी करें। मैं एक बार उस कॉलेज में गेस्ट गया हुआ था। उन बच्चियों की आंखों में कमाल चमक है सर। आप जब उनकी आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो 2 मिनट के अंदर या तो आप रोने लग जाओगे या आप बहुत खुश हो जाओगे कि ये कितना टैलेंट है। तो उस चमक ने मुझे मोटिवेट किया। आपने टैलेंट को पहचान लिया यूं कहूं तो। हाँ, उस चमक ने मुझे मोटिवेट किया कि इनको मौका मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता उनमें से कितनी कामयाब होंगी, पर मुझे एक बात का पक्का पता है कि आज से 5 साल बाद जब वो खुद से नजरें मिला रही होंगी तो वो आज से बेहतर होंगी, वो आज से ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगी, और उनके मन में एक कसक तो कतई नहीं होगी कि काश मैं वो कर लेती तो वो हो जाता। क्या बात है। मैं तो इस बात के लिए खुद ही बोलूंगा भी, या एक अच्छी सोच के साथ भी। देखिए, कहते हैं कि लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए है। आपने भी कई बार सुना होगा कि वो कोई स्कूल क्यों नहीं खोलते, वो कोई कॉलेज क्यों नहीं खोलते, भगवान ने तो उनको इतने पैसे दिए हैं तो स्कूल कॉलेज तो नहीं खोला, लेकिन एक कोचिंग सेंटर लड़कियों के लिए जरूर खोल दिया है करनाल में, क्लैट इंडिया के नाम से, सेक्टर 13 में है। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं, जितना मैंने आपको पढ़ा, आप एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी है और इंजीनियरिंग आपने की हुई है, लेकिन इंजीनियरिंग करवाने के बावजूद अगर मैं बात कर लूँ क्लैट की, एसएससी की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो आप सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, तो डिफिकल्ट नहीं लगता कि यार मैं इंजीनियर होके मैं क्या कर रहा हूँ, बच्चों को मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ? कतई डिफिकल्ट नहीं लगता। पता है क्या हुआ, मैं ना, मुझे एक मौका ये मिला कि मैं ना किताबों में रहा हूँ, तो वो जैसे जो मिल गई वो पढ़ ली, और पहले तो ये भी नहीं पता था इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। और इंजीनियरिंग करते करते जब मैंने सिविल सर्विसेज को 2011-12 में पढ़ाना शुरू किया, तब मैंने तो कभी सिविल सर्विसेज का फॉर्म नहीं भरा था और मैं पढ़ाता था। तो सब्जेक्ट ऐसे तैयार होते चले गए, पढ़ने का शौक रहा है और उसमें नए एक्सपेरिमेंट करने का शौक रहा है। तो चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, मैथ्स हो जो मैं पढ़ाता रहा हूँ, या इंटरनेशनल रिलेशन हो जिन पे मैं यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देता रहा हूँ, या पब्लिक पॉलिसी हो जो मैं कर रहा हूँ, या पॉलिटिकल मैनेजमेंट या पॉलिटिकल साइंस हो, उन सब विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता रहा। और शायद यही किताबों से लिया हुआ ज्ञान, सोसाइटी से लिया हुआ ज्ञान काम आ जाता है और बच्चों को बोर्ड पे पढ़ा लेते हैं। और पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब मेरे हाथ में मार्कर आता है ना और माइक शुरू हो जाता है और क्लास शुरू हो जाती है, मेरे ऊपर है ना कोई मेरे को ऐसा लगता है मैं नहीं रहता, मेरे ऊपर कोई शक्ति काम करती है जिससे चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं। और कभी कोई एक आधा दिन ऐसा आता है क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं होता, या मुझे पता लग जाता है यार आज तो और बेहतर कर देता। सच में मुझे मेरा दिन वो अच्छा नहीं जाता, और मैंने डिसाइड किया हुआ है जिस दिन क्लास में अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा उसके बाद का एक समय का भोजन नहीं करूँगा। और इस नियम से ये रहा कि पेट के लिए आदमी अच्छा पढ़ा लेता है। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीईटी आजकल
चर्चा में है यूथ के बीच में, क्योंकि सीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसके प्रति लोग बच्चों का रुझान बहुत ज्यादा है। लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और लाखों ही बच्चे उसमें अपीयर नहीं हो पाते। उसमें एक सब्जेक्ट है इंग्लिश, एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जो मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया तो मुझे लगता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये उसमें होते हैं। क्या कारण है कि गांव की पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश कमजोर है, मैथमेटिक्स में कम है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 100 के 100 ऐसे हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं, तभी लाखों बच्चे पेपर देते हैं और लाखों ही अपीयर नहीं कर पाते। क्या रीजन लगता है आपको इसके लिए? देखो, सीईटी में लाखों बच्चा पेपर दे रहा है, इसके लिए तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले 10, 12, 15 साल में जो सरकारों ने इम्प्रूवमेंट किया है, सरकारों ने बच्चों में एक जागृति पैदा की कि आपको आपके टैलेंट पे नौकरी मिल सकती है। नौकरियां कम है पर वो टैलेंट पे मिल रही है। मतलब मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अभी तक नौकरियां कम है पर जितनी है वो मैक्सिमम टैलेंट पे मिल रही है। कोई इक्की दुक्की चीज हो सकती है। तो पिछली सरकार के लिए मैं ये तो धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोगों में एक जागृति पैदा की। आपने कहा कि लाखों बच्चा पेपर देता है, बच्चा पास नहीं हो पाता। फिर आपने मैथ्स और रीजनिंग की बात की, मैथ्स और इंग्लिश की बात की। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, जो 2 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जिसमें नौकरियां मिलती हैं, चाहे वो रेलवेज हो जिसमें नौकरियां मिलती हैं, चाहे वो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपने जिसका जिक्र किया सीईटी हो, अब तो सिविल सर्विसेज में भी सीसेट का एक पेपर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश से रिलेटेड आता है। इन सब में जो सबसे बड़ी दिक्कत आपने ढूंढ ली है मैथ्स और इंग्लिश की है। उसका कारण ये है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का या जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, एक तो उसका इंग्लिश में वैसे हाथ तंग है, दूसरा मैं ससम्मान कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यापकों ने भी अपने आप को समय के साथ इम्प्रूव नहीं किया। बहुत सम्मान के साथ, मैं बहुत रिगार्ड के साथ ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। दूसरा, जो बच्चा गांव में रहता है, लड़कियां लड़के हैं, शहर आने का, शहर दूर है, ठीक है, कोचिंग जो है वो शहरों में अवेलेबल है, तो इसीलिए अच्छा अंग्रेजी तो सीख ली थोड़ी बहुत किसी ने, फिर वो बात किससे करे, वो पढ़े कहाँ, तो वो उस कारण से तो अंग्रेजी सही नहीं आई। मैथ्स एक हवा बनाया गया गाँव में या छोटे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। एक तो कोचिंग नहीं रही, दूसरी बात कोई ट्रेनर नहीं रहा, तीसरी बात समय पे टीचर्स नहीं रहे। बहुत टैलेंटेड टीचर सरकारी स्कूलों में है लेकिन टीचर्स की कमी रही। इस कारण मैथ्स पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा कमजोर रहा। आप ये देखना कि एक पीढ़ी का मैथ्स कमजोर नहीं है, लगातार 3-4 पीढ़ियों जो अभी अवेलेबल, आप बात करके देखो, मैक्सिमम लोगों का मैथ्स कमजोर है क्योंकि उसको इंटरेस्ट शो ही नहीं किया गया। आपको सुन के तो मैं अपने आप अपने अंदर झांक रहा हूँ, मेरा मैथ्स कितना कमजोर है। तो एक मेरा सवाल है कि एजुकेशन को आज की तारीख में कॉर्पोरेट बिजनेस के तौर पर देखा जाता है, एजुकेशन को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं। जिन लोगों ने ये कॉर्पोरेट कल्चर बनाया उनका इन्वेस्टमेंट एक गवर्नमेंट स्कूल से बहुत कम होता है किसी भी प्राइवेट स्कूल में। लैंड की बात कर लें, कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, टीचर्स की सैलरी की बात कर लें, फिर भी कॉर्पोरेट कल्चर का स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। क्या रीजन देखते हैं इसके पीछे? सर, ये आपका स्टूडियो है, ये आपका एक मीडिया का संस्थान है, ये इसलिए अच्छा काम कर रहा है कि आप सुबह ही पूछते हो क्या काम किया, शाम को ही पूछते हो कितना काम जो सुबह दिया था हुआ कि नहीं हुआ। प्रोडक्टिविटी। सरकारी स्कूलों में केवल यही दिक्कत है कि जवाबदेही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि काम कितना हुआ, रिजल्ट कम आया तो क्यों आया, और रिजल्ट को हमने सिर्फ उस मार्कशीट के नंबर से जोड़ लिया कि मार्कशीट में 36, 40, 50, 100 नंबर आ गए हैं तो आप पास हो। शिक्षक का, शिक्षण का, स्कूलों का काम सिर्फ मार्कशीट पे नंबर लेके आना नहीं है। हमने वही देख लिया। अभी हमारी सरकार, अभी मैं पिछले 12 आंकड़े देख रहा था कि हरियाणा का 80%, 85% कोई एक आंकड़ा था, उतना रिजल्ट आ गया, वो कागज में आ गया।
इसीलिए डिलीवर नहीं हुआ। इसलिए आपने कहा कि जो प्राइवेट संस्थान है वो बेहतर इसलिए कर रहे हैं कि वो समय समय पे पूछ रहे हैं। भाई आपको सरकारी इम्प्रूव भी कर रहे हैं टाइमली खुद को। और वो आपने बोला कि जो टीचर है आज की तारीख में उसने खुद को इम्प्रूव नहीं किया, उसने अपडेट नहीं किया, तो इसका मतलब प्राइवेट स्कूल टाइमली खुद को अपडेट कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों ने वो नहीं किया। देखो ना, इसमें एक और बात मैं कटु सच्चाई सोसाइटी की बोल देता हूँ। सरकारी नौकरी के बाद लगने के बाद ना हमें ऐसा लगता है कि अब हमें काम नहीं करना। सरकारी नौकरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकारी नौकरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सरकार ने आप पे लगाई है कि सोसाइटी को आगे लेके जाओ। चाहे आप कंडक्टर हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, पियोन हैं, डॉक्टर हैं, आप पोस्टमैन हैं, आप रेल चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, सरकार ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं आपके घर की देखभाल करूंगी, मैं आपको के खाने की रहने की व्यवस्था करूंगी। आप सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो आखिरी लोग हैं, आप उनके भविष्य की चिंता करिए। किंतु एक सच्चाई बात यह है कि सर हम वो उस पे खरा नहीं उतर पाए और यही कारण है कि आपको ये बात कहने की जरूरत पड़ी कि कॉरपोरेट जो कल्चर है एजुकेशन का वो बेहतर कैसे होगा। अब जो आप प्रयास कर रहे हैं, कोचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चों को दे रहे हैं, हजारों बच्चे आपके पास रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्या मोटिव है, क्या लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट होगा इससे? क्योंकि आपकी तरह ही बहुत सारे लोग कोचिंग दे रहे हैं, आप पहले नहीं है, आप आखिरी नहीं है, आपसे पहले भी बहुत थे, आपके बाद भी बहुत होंगे। क्या एम है, क्या टारगेट है, क्या गोल है, खासकर जो आप कोचिंग दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, इसको लेकर गोल क्या है डॉक्टर अनिल सिंघानिया का? इस बार गोल से पहले ना मैं इसका कारण एक बता दूं कि हम दिल्ली शहर से 120-25 किलोमीटर दूर हैं, चंडीगढ़ से 120-25 किलोमीटर दूर हैं और हर एक लड़का लड़की दिल्ली पहुंच ही नहीं सकता। वहाँ रहने का खर्चा 20,000 रुपये महीना है ही है, मिनिमम फीस के अलावा मिनिमम है। तो हम लोग वो दिल्ली हम टीचर्स के लिए जा रहे हैं ना, वो सभी टीचर्स मैं यहाँ लेके आया हूँ। उनसे जो पे दिल्ली के इंस्टीट्यूट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं वो आप करनाल में आप उससे ज्यादा ही कर रहे हो क्योंकि रहने का एक्सपेंस आप हमारी फैकल्टी से मिलिए, सारे लोग वो हैं। इन छोटे शहरों की एक दिक्कत रही कोचिंग संस्थानों की कि हम लोग शुरू कर लेते हैं, मान के चलो कि मेरे को सिर्फ मैथ्स आता है, मैंने शुरू कर लिया, इंग्लिश है, रीजनिंग है, आपका जीएस है, जीके है, कंप्यूटर है, इसमें टीचर आप अच्छे नहीं ला पाते, टेस्ट सीरीज आप नहीं करा पाते, अच्छे टेस्ट आप नहीं बना पाते, क्यों? रिसोर्सेज नहीं है। मैं उनकी नीयत पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि रिसोर्स नहीं है। तो परमात्मा ने इन चीज़ों को दिया है, तो मैं वो सबसे बेहतरीन टीचर इस शहर में लेके आया हूँ और आसपास के गाँव के लोग, आसपास के जिलों के लोग यहाँ रिकॉर्ड जो यहाँ पर आ रहे हैं। और इस बार का ये प्रयास होगा कि 1000 बच्चा सरकारी नौकरी में 365 दिन के अंदर तैयार करेंगे। क्या बात है, 1000 बच्चा। मैं आपको इस पॉडकास्ट पे आपको वादा करके जा रहा हूँ कि अगला 1 साल बाद जब पॉडकास्ट करने आऊंगा आपके पास तो 1000 बच्चों की फौज आपके बाहर लेके आऊंगा। क्या बात है। क्या जो गवर्नमेंट की कोशिशें हैं, देखिए एजुकेशन जितनी पिछड़ी हुई 1947 में थी, आज हम वहां तो नहीं खड़े, बिल्कुल, लेकिन जितनी एडवांस 2025 में हम वहां भी नहीं खड़े, बहुत पीछे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर लो तो क्या लगता है ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? मेरी सोच है कि अगर कोई एजुकेशन मिनिस्टर है तो उसका वही फील्ड होना चाहिए तो वो एजुकेशन मिनिस्टर बने, कोई लॉ मिनिस्टर है तो वो एडवोकेट होना चाहिए, कोई हेल्थ मिनिस्टर है तो वो डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन हमारी पॉलिटिकल मजबूरियां होती हैं कि डॉक्टर को वित्त मंत्री बना देते हैं, जो सीए होता है उसको लॉ मिनिस्टर बना देते हैं, जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है वो रेलवे मिनिस्टर बन जाता है। तो क्या आपके हिसाब से इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए कि कम से कम, क्योंकि एजुकेशन ही वो जरिया है जो सब कुछ तैयार कर सकता है, जो इस देश की नींव बदल सकता है, जो इस देश को बदल सकता है। एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट को अगर आपको कह दिया जाए, क्योंकि आप खुद शिक्षाविद ही हैं, क्या सुझाव देंगे? 3 देखो, आपने कहा कि हमारी एजुकेशन में 2 चीज़ें हैं, गांव की
एजुकेशन, सरकारी स्कूलों की एजुकेशन, प्राइवेट स्कूलों की एजुकेशन, एक पूरे देश की एजुकेशन का जब आप कंपेयर अमेरिका और चाइना से करेंगे ना, तो हमारा पूरा देश भी कहीं नहीं खड़ा एजुकेशन में। चाइना का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हमने 50 साल में 60 साल में किया है। उनका अपना फेसबुक है, उनका अपना यूट्यूब है, उनका अपना नेटफ्लिक्स है, हमारा नहीं है। हम अपना पैसा फेसबुक को दे रहे हैं, तो ये पैसा अमेरिका जा रहा है, हमारा नहीं है। और हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। चाइना ने इसको अपना प्रोडक्ट बनाया। हम पिछले कुछ दिनों में जो शोध है ना, उससे बहुत दूर चले गए। कारण क्या है कि पहले लड़ाई तो पेट की है ना, अभी भी हम नौकरी की बात कर रहे हैं। मैं और आप भी आधे घंटे से बात कर रहे हैं कि नौकरी कैसे प्राप्त हो, किंतु शिक्षा का पहला काम नौकरी देना नहीं है। शिक्षा का काम ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो नौकरियां पैदा कर लें, जो देश को, समाज को आगे लेके जाएं, जो अच्छा पढ़ के अच्छा संत बने, जो अच्छा पढ़ के अच्छे व्यापारी बने, जो अच्छा पढ़ के अच्छा मजदूर बने, कि कोई एक व्यक्ति जहां भी खड़ा है वो वहां देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हो। ये शिक्षा का महत्वपूर्ण आयाम है। ये अंदर लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो जहां तक फिर एजुकेशन सिस्टम में मैं कहता हूँ कि एजुकेशन अगर बराबर की हो जाए ना किसी न किसी तरीके से, जो मेरा एक सपना ही है, ये होगी नहीं बराबर की। एक ये बराबर की एजुकेशन कभी हो जाए ना, फिर ना आकर्षण को ना अनिल को यहाँ बैठ के बात करने की जरूरत नहीं है। सब बराबरी की दौड़ है, सब बराबरी की दौड़ में बात कर रही है। ऐसे कैसे हो गया? बस वही होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, अब क्योंकि आपने बराबरी की बात कर दी, मैं देखता हूँ कि जो बड़े घरों के लोग हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं, जो छोटे घरों के लोग हैं कई बहुत ज्यादा पढ़ जाते हैं, कई कम पढ़ते हैं। लेकिन आज भी जब कुर्सी पे बैठने की बारी आती है तो दर्जा बराबर का नहीं मिलता। उस समय ये एजुकेशन कहाँ जाती है? क्योंकि एजुकेशन तो वही बात कहती है जो आप कह रहे हैं कि दर्जा बराबरी का होना चाहिए। देखो, 10,000 साल से हम एक सिस्टम में बंधे हुए हैं। उसको कहा हमने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था। ये हमारे ना दिमाग से उतर के बिल्कुल दिल में बस के खून तक चली गई है। मैं एक बात से खुश हूँ कि हर रोज कम होती जा रही है। ये हर रोज कम होती जा रही है। अब जो नई उम्र के पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो नई उम्र के जो नई जनरेशन है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर है, वो हमसे ज़्यादा जीवन मूल्यों को समझती है, वो हमसे ज़्यादा सामाजिक है, वो हमसे ज़्यादा इस देश दुनिया के बारे में सोच रही है। और मुझे इस नई जनरेशन पे बहुत उम्मीद है कि जो भी कुरीतियाँ हम लेकर आए हैं, चाहे वो 10,000 सालों से हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि नई जनरेशन उसके कुछ हिस्से को कम करेगी और धीरे धीरे ये प्रयास में कभी ना कभी चीज़ें खत्म होंगी। मैं बहुत आशान्वित हूँ इस नई पीढ़ी से। ये थे डॉक्टर अनिल सिंघानिया, जिन्होंने अपने विचार, अपनी बातें, अपने सुझाव सब कुछ बहुत कम शब्दों में, सधे हुए शब्दों में बैलेंस्ड कर बताया। और शायद इसीलिए इनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर अनिल सिंघानिया। तो अंत में जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गूगल पे हो सकता है सर्च भी करें। अब गूगल पे क्या होता है ना, आजकल जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा और लोगों को लगता है पता नहीं हमने क्या कर लिया, जिसकी चर्चा नहीं होती वो कहते हैं यार ये कौन था। लोगों को क्या बताना चाहेंगे अंत में जाते जाते कि अगर आपके बारे में वो सर्च करें, वो कुछ सोचें, वो कुछ देखें, वो कुछ समझें, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी तो सिंपल सी बात है कि सर के साथ मेरा पॉडकास्ट हुआ है, इसको सुन लीजिएगा। दूसरा, मेरे बारे में सर्च ना करें, अपने बच्चों के बारे में सर्च करें कि वो बेहतर कैसे हो सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया लग जाए कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको ये लग जाए कि आपके बच्चों को कामयाब होने में मैं कहीं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं आकर्षण जी को कहूँगा कि वो इस पॉडकास्ट के एंड में मेरा नंबर शेयर करें। मैं करनाल में अगले 2 महीने बैठूंगा। 2 महीने में आप मुझसे आके मिलिए, अपने बच्चे को साथ लेके आइए और हम मिलकर निर्धारित करेंगे कि इस बच्चे का बेहतर भविष्य कैसे बनाया जा सकता है। बहुत ही यानी कि खूबसूरत आपने, मेरा मन नहीं कर रहा कि इस पॉडकास्ट को खत्म किया जाए, लेकिन सुबह के बाद रात और रात के बाद सुबह तभी आती है जब बदलता है समय। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक है। डॉक्टर अनिल सिंघानिया जो एक शिक्षाविद हैं, जिन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर से मैं कहूँगा कि निकलकर 10 साल तक इस देश का पूरा भ्रमण किया,
10 साल तक गाँव को, खलिहान को, शहरों को, लोगों को, अमीर को, गरीब को, स्वर्ण को, दलित को, सबको समझने की कोशिश की और उसके बाद ये फैसला किया कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, क्योंकि जो भी डिफरेंसेस इन्हें दिखाई दिए, उन्हें लगा कि शिक्षा के जरिए उन्हें दूर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि अच्छी पहल भी है और क्लैट इंडिया के माध्यम से न जाने कितने ही बच्चों को NLUs में एडमिशंस मिले आपके जरिए, बहुत सैकड़ों बच्चे शायद ऐसे होंगे। और अब दावा किया है कि 1000 बच्चों को मैं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करवा कर उन्हें सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे अच्छा लगा कि आज मैंने आपसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया उपल साहब। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आपका जो एक सार्थक प्रयास मीडिया में है, ऐसे स्तंभ की बेहद आवश्यकता है। आपको सुने, आपको देखें और आपको फॉलो करें। बहुत बहुत आभार।